बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सीक्वेंशियल सर्किट्स देखेंगे। इससे पहले हम कम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ रहे थे। कम्बिनेशनल सर्किट्स में हमने देखा था कि आउटपुट सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जब हम इनपुट्स चेंज करते हैं तो आउटपुट्स हमारे चेंज हो जाते हैं। इनपुट्स के अलावा और कोई चीज़ आउटपुट को अफेक्ट नहीं करती। सीक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम मेमोरी एलिमेंट या स्टोरेज एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट की ब्लॉक डायग्राम को देखें तो एक तो इसमें हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किटरी होती है, एंड और नॉट जो बेसिक गेट्स है या उनके अलावा जो दूसरे लॉजिक गेट्स है। उसके अलावा ये एक एडिशनल मेमोरी एलिमेंट भी होता है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट सिर्फ इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि मेमोरी एलिमेंट या स्टोरेज एलिमेंट के अंदर जो स्टोर होता है वो इनपुट के साथ मिलके डिसाइड करता है कि आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। The memory elements are devices capable of storing binary information. मेमोरी एलिमेंट्स या स्टोरेज एलिमेंट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ईच मेमोरी एलिमेंट इज 1 बिट। हर मेमोरी एलिमेंट के अंदर आप 1 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हो। सो अगर लेट सपोज किसी सीक्वेंशियल सर्किट में 4 मेमोरी एलिमेंट्स यूज हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 4 बिट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। The binary information stored in memory elements at any given time define the state of sequential circuit at that time. मेमोरी एलिमेंट के अंदर जो स्टोर्ड होता है वो उस टाइम पे उस सीक्वेंशियल सर्किट की स्टेट डिफाइन करता है। अगर एक मेमोरी एलिमेंट है, हमने देखा है कि मेमोरी एलिमेंट के अंदर 1 बिट का डेटा स्टोर हो सकता है, तो या तो वो बिट 0 होगा या 1 होगा। अगर मेमोरी एलिमेंट के अंदर 0 स्टोर्ड है तो हम कहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो रीसेट स्टेट में है। अगर 0 स्टोर्ड है तो हम कहते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट रीसेट स्टेट में है। और अगर मेमोरी एलिमेंट के अंदर 1 स्टोर्ड है तो हम कहते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट सेट स्टेट में है, और ये उसका प्रेजेंट स्टेट कहलाता है। सीक्वेंशियल सर्किट का प्रेजेंट स्टेट कहलाता है। मेमोरी एलिमेंट के अंदर जो भी स्टोर्ड होता है वो सीक्वेंशियल सर्किट का प्रेजेंट स्टेट कहलाता है। अगर 0 स्टोर्ड है तो हम कहते हैं कि द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट इज रीसेट। अगर 1 स्टोर्ड है तो हम कहते हैं द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट इज सेट। Outputs in a sequential circuit are a function not only of the inputs but also of the present state of the storage element or memory element. कम्बिनेशनल सर्किट्स में हमने देखा था कि आउटपुट सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट दोनों मिल के डिफाइन करते हैं कि आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। प्रेजेंट स्टेट से मुराद मेमोरी एलिमेंट के अंदर जो भी बिट स्टोर्ड है, 0 है कि 1 है। सो वो स्टेट मतलब प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट स्टेट ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स एंड द प्रेजेंट स्टेट। आउटपुट की तरह जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होगी, एक तो प्रेजेंट स्टेट है कि अभी कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, 0 है कि 1 है, और एक इसके बाद जो स्टोर्ड होगी जो मींस नेक्स्ट स्टेट। सो नेक्स्ट स्टेट भी इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट दोनों मिलकर डिफाइन करते हैं। इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट दोनों डिफाइन करते हैं कि आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, और इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या होगी। There are two main types of sequential circuits: synchronous sequential circuits और asynchronous sequential circuits. पहले synchronous sequential circuits को देखते हैं। A synchronous sequential circuit is a system whose behavior can be defined from the knowledge of its signals at discrete instants of
टाइम। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमने देखा था कि हम जैसे ही इनपुट्स चेंज करते हैं आउटपुट्स चेंज हो जाते हैं। अगर कुछ डिले आता है तो सिर्फ प्रोपेगेशन डिले के अलावा और कोई डिले नहीं आता। जैसे ही हम इनपुट्स चेंज करते हैं आउटपुट्स चेंज हो जाते हैं। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में ऐसा नहीं होता। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में जो हमें आउटपुट वैल्यूज मिल रही होती है वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बाद मिलती है। वो टाइम इंटरवल कितना है वो डिजाइनर डिसाइड करता है कि लेट सपोज उसने 5 मिली सेकेंड का इंटरवल देना है या 10 मिली सेकेंड्स का देना है या इससे ज़्यादा देना है, सेकेंड्स में देना है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक वैल्यू मिल जाती है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में आउटपुट वैल्यू, तो अगली वैल्यू उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल गुजरने के बाद मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलती। अगर उस दौरान हम इनपुट वैल्यूज चेंज भी करें तब भी उसका इफेक्ट आउटपुट वैल्यूज पे शो नहीं होगा जब तक कि वो टाइम इंटरवल गुजर नहीं जाता। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में जो मेमोरी एलिमेंट यूज होता है उसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप भी बाकी मेमोरी एलिमेंट्स की तरह 1 बिट की स्टोरेज डिवाइस होती है। मतलब इसमें आप 1 बिट का डाटा एट अ टाइम स्टोर कर सकते हो। अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखें, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आप देखें तो मेमोरी एलिमेंट्स की जगह फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हुए हैं। Synchronization is achieved by a timing device called a clock generator. सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को सिंक्रोनस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइजेशन होती है और सिंक्रोनाइजेशन मिलती है क्लॉक जनरेटर के थ्रू। क्लॉक इज अ हाई फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस पीरियोडिक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, ख़त्म नहीं हो रहा होता और पीरियोडिक होता है, अपने पैटर्न को रिपीट करता रहता है। किसी भी क्लॉक के 2 एजेस होते हैं, एक को पॉजिटिव एज बोलते हैं और दूसरे को नेगेटिव एज बोलते हैं। पॉजिटिव एज क्लॉक की वो एज होती है जिसमें सिग्नल ट्रांजिशन करता है फ्रॉम लो टू हाई, जब वो 0 से 1 की तरफ जा रहा होता है। 0 से 1 की तरफ जा रहा होता है तो उस एज को कहते हैं पॉजिटिव एज। और जिस एज में सिग्नल ट्रांजिशन करता है हाई से लो, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एज। सो अगर हम किसी भी क्लॉक सिग्नल को देखें तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव एजेस होते हैं और नेगेटिव एजेस होते हैं। पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। सिमिलरली अगेन पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर डिवाइस है। इसका मतलब ये है कि वो क्लॉक के एज पे काम करता है जब सिग्नल ट्रांजिशन कर रहा हो लो से हाई या हाई से लो, सो उस दौरान वो काम करता है, सिग्नल लेवल्स पे काम नहीं करता। लेट सपोज अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव एज डिवाइस है, या तो हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर डिवाइसेस होते हैं या नेगेटिव एज ट्रिगर डिवाइसेस होते हैं। पॉजिटिव एज ट्रिगर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो क्लॉक के पॉजिटिव एज पे काम करते हैं, नेगेटिव एज पे काम नहीं करते। और नेगेटिव एज ट्रिगर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो क्लॉक के नेगेटिव एज पे काम करते हैं और पॉजिटिव एज पे नहीं करते। अगर लेट सपोज हम एज्यूम कर ले कि हमारे पास कोई पॉजिटिव एज डिवाइस है, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो क्लॉक के इस एज पे काम करेगा मतलब इनपुट्स एक्सेप्ट करेगा और आउटपुट्स देगा, और इसके बाद वो क्लॉक के इस एज पे काम करेगा पॉजिटिव एज पे, या क्लॉक के नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे काम करेगा। और इस दौरान इसके दरमियान जितना भी टाइम है, इस टाइम में ना तो वो इनपुट वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, ना ही वो न्यू आउटपुट वैल्यूज देगा। और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव एज ट्रिगर डिवाइस है तो वो सिर्फ क्लॉक के नेगेटिव एज पे काम करेगा, मतलब या तो वो इस एज पे काम करेगा या वो इस एज पे काम करेगा या वो इस एज पे काम करेगा।
और इसके दरमियान जितना भी इंटरवल है, जितना भी टाइम है, इस टाइम में ना वो न्यू वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, ना वो न्यू आउटपुट वैल्यूज देगा। क्लॉक की वजह से फायदे भी है और इसके अपने नुकसानात भी है। क्लॉक ऐड होने की वजह से हमारा जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है, एक तो वो स्लो हो जाता है, उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है क्योंकि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हीट डेसिपेशन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हीट डेसिपेट करता है, सर्किट जल्दी गर्म होता है। अगेन ये सारा कुछ क्लॉक की वजह से है। क्लॉक की वजह से फ़ायदे भी हैं कि जो सर्किट होता है सीक्वेंशियल सर्किट, वो स्टेबल होता है, रिलायबल होता है। इतना टाइम मिल जाता है इनपुट सिग्नल्स को कि वो सारे सेटल डाउन हो जाए, जिसकी वजह से कोई गार्बेज वैल्यू आउटपुट पे नहीं आती। Asynchronous sequential circuits. The behavior of an asynchronous sequential circuit depends upon the input signals at any instant of time and the order in which the input changes. Synchronous sequential circuits में हमने देखा था कि उसमें हमारे पास जो हमें आउटपुट वैल्यूज मिलती है वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद मिलती है। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में ऐसा नहीं होता। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में आप जब इनपुट वैल्यूज चेंज करते हो उसके साथ ही हमें आउटपुट वैल्यूज मिल जाती है। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स को हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ही होते हैं, सिर्फ इसमें जो एडिशनल चीज़ होती है वो होती है फीडबैक, जो मेमोरी एलिमेंट हमने यूज़ किया हुआ है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट नहीं होते, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं। फिर सीक्वेंशियल सर्किट्स हमारे पास सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं और एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट्स तो होते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स नहीं होते, कोई कैद नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती, जिसकी वजह से जैसे ही हम इनपुट्स चेंज करते हैं हमें आउटपुट वैल्यूज मिलती है, प्रोपेगेशन डिले के अलावा और कोई डिले नहीं आता। जबकि सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमें जो आउटपुट वैल्यूज मिल रही होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बाद मिलती है। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में जो मेमोरी एलिमेंट यूज किए जाते हैं उसे बोलते हैं लैच। सिंक्रोनस में जो मेमोरी एलिमेंट यूज होती है वो होते हैं फ्लिप फ्लॉप, जबकि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में जो मेमोरी एलिमेंट्स यूज होते हैं वो कहलाते हैं लैच। मेमोरी एलिमेंट लैच हो या फ्लिप फ्लॉप, दोनों 1 बिट की स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। लैच में और फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ ये डिफरेंस है कि फ्लिप फ्लॉप के साथ क्लॉक कनेक्टेड होती है, जबकि लैच के साथ कोई क्लॉक कनेक्टेड नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर हम लैच के साथ क्लॉक लगा दें तो वो फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, या अगर हम फ्लिप फ्लॉप से लैच हटा दें तो वो फ्लिप फ्लॉप लैच बन जाएगा। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, सो हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स पर। एक आध लैच देखते हैं। एसआर लैच अगर हम देखें, लैच इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमें लैच समझ आ जाती है तो हमने सिर्फ उसके साथ क्लॉक कनेक्ट कर देना है और वो फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, जो कि मेमोरी एलिमेंट है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का। पहला लैच है एसआर लैच, सेट या रीसेट लैच, सेट रीसेट लैच। एसआर लैच के दो इनपुट्स होते हैं, एस और आर, और दो आउटपुट्स होते हैं, क्यू और क्यू प्राइम। क्यू इज द नॉर्मल आउटपुट एंड क्यू प्राइम इज द कंप्लीमेंटेड आउटपुट। जितनी भी लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स हैं सारों के यही दो आउटपुट्स होंगे। एक आउटपुट होगी नॉर्मल आउटपुट, दैट इज क्यू, और दूसरी आउटपुट कंप्लीमेंटेड आउटपुट होगी, दैट इज क्यू प्राइम। ये हमेशा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्स होंगे। अगर नॉर्मल आउटपुट 0 है तो कंप्लीमेंटेड आउटपुट विल बी 1, और अगर नॉर्मल आउटपुट 1 है तो कंप्लीमेंटेड आउटपुट विल बी 0। जो इनपुट्स होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम लैच टू लैच और फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप टू फ्लिप फ्लॉप। एसआर लैच के दो इनपुट्स हैं, एस और आर। अगर आप देखें तो कोई क्लॉक कनेक्टेड नहीं है इस लैच के साथ। अगर क्लॉक कनेक्ट कर दें हम तो ये एसआर लैच एसआर
फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। अगर हम इसकी टेबल देखें, एस और आर दो इनपुट्स है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब एस और आर दोनों 0 0 होते हैं तो ये नो चेंज स्टेट में जाता है। नो चेंज मीन कि जो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है वही हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होंगी। अगर प्रेजेंट स्टेट Q है तो नेक्स्ट स्टेट विल आल्सो बी Q। अगर नॉर्मल आउटपुट Q है तो नेक्स्ट स्टेट में भी नॉर्मल आउटपुट की वैल्यू Q होगी और कंप्लीमेंटेड आउटपुट की वैल्यू Q प्राइम होगी। तो अगर Q 0 है तो वो 0 रहेगा, अगर Q प्राइम 0 है तो Q प्राइम 0 रहेगा, अगर 1 है तो 1 रहेगा। मींस अगर S और R की वैल्यूज दोनों 0 0 होंगे तो ये नो चेंज स्टेट में जाएगा, ये अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करेगा। जो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यूज होंगी वही हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज भी रहेंगी। अगर S 0 और R 1 हो तो ये रीसेट स्टेट में जाएगा। रीसेट स्टेट मींस कि the normal output will be 0 and complemented output will be 1। अगर S1 और R 0 हो तो ये सेट स्टेट में जाएगा। सेट स्टेट मींस कि नॉर्मल आउटपुट की वैल्यू होगी 1 और कंप्लीमेंटेड आउटपुट की वैल्यू होगी 0। अगर S1 और R1 दोनों 1 1 हो, S और R दोनों 1 1 हो तो ये इनवैलिड स्टेट में जाएगा या एम्बिगुअस स्टेट में जाएगा। सो एज अ डिज़ाइनर आपने कोशिश करनी होगी कि SR लैच या SR फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे कभी भी 1 1 वैल्यू ना मिले। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्यों हम कहते हैं कि इनपुट पे 1 1 वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। SR लैच या SR फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे जब 1 1 वैल्यू मिलती है तो ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसकी जो आउटपुट वैल्यूज होती है उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए एडवाइस यही की जाती है कि SR लैच या SR फ्लिप फ्लॉप पे आपने 1 1 की वैल्यू की इनपुट पे आपने 1 1 की वैल्यू नहीं लेके आनी। 0 0 पे नो चेंज स्टेट में जाएगा। फॉर 0 1 रीसेट स्टेट, 1 0 के केस में सेट स्टेट में जाएगा और 1 1 इनवैलिड स्टेट है। ये आप लोगों को ये याद होनी चाहिए कि जब भी SR लैच की बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके इनपुट पे 0 0 मिलेगा तो ये नो चेंज स्टेट में जाएगा। मीन्स कि जो प्रेजेंट स्टेट है वही हमारे पास नेक्स्ट स्टेट होगी। अगर S0 हो R1 हो तो ये रीसेट स्टेट में जाएगा। अगर S1 R0 हो तो ये सेट स्टेट में जाएगा और 1 1 इसके लिए इनवैलिड स्टेट है। जब हम SR लैच या SR फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि हम सेट स्टेट से डायरेक्ट रीसेट स्टेट में नहीं जा सकते, या सिमिलरली हम रीसेट स्टेट से डायरेक्ट सेट स्टेट में नहीं आ सकते। अगर हम सेट स्टेट में हैं और हमने रीसेट स्टेट में जाना है तो सबसे पहले हम नो चेंज स्टेट से गुजरेंगे। सिमिलरली अगर हम रीसेट स्टेट में हैं और हम सेट में आना चाहते हैं तो अगेन हम सबसे पहले नो चेंज स्टेट से गुजरेंगे। सेट से ना हम डायरेक्ट रीसेट में जा सकते हैं, ना ही हम रीसेट से डायरेक्ट सेट स्टेट में आ सकते हैं। SR लैच की लॉजिक डायग्राम है। दो नॉर गेट्स यूज होते हैं, क्रॉस कपल नॉर गेट्स होते हैं इस तरह की कॉम्बिनेशन में। SR लैच को थोड़ा सा ट्रेवर्स कर लेते हैं, इससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ऑपरेट करता है। हम अगर इनिशियली एज्यूम कर लें कि अगर हमारा जो SR लैच है ये नो चेंज स्टेट में है तो इट मीन्स कि S की वैल्यू 0 हम ले लेते हैं और R की वैल्यू भी हम 0 ले लेते हैं। इनिशियली हमें एज्यूम करना पड़ता है क्योंकि हमें नहीं पता कि इसकी आउटपुट वैल्यूज क्या है। तो लेट्स सपोज अगर हम एज्यूम कर लें कि ये सेट स्टेट में है तो इट मीन्स के Q की वैल्यू 1 है और Q प्राइम की वैल्यू 0 है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसको रीसेट स्टेट में लेके आए, रीसेट स्टेट में लाने के लिए ज़रूरी है कि S की वैल्यू 0 रहे और R की वैल्यू 1 हो। तो अगर हम देखें तो S की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, हमें सिर्फ R को 1 करना पड़ेगा। सो अगर हम R को 1 दें, नाउ चेन जहाँ पे आती है हमने ट्रेवर्सिंग भी वहाँ से इनिशिएट करनी है।
काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो नॉर्मली चेंज एक इनपुट पे आ रही होती है, जबकि उनकी ट्रेवर्सिंग दूसरे इनपुट से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको आउटपुट वैल्यूज़ वो नहीं मिलती जो उनको टेबल में नज़र आ रही होती है। तो आप ये हमेशा याद रखें कि जिस इनपुट पे चेंज आ रही होती है, आपने ट्रेवर्सिंग भी उसी इनपुट से स्टार्ट करनी है। लाइक इस केस में एस की वैल्यू पहले भी 0 थी, अब भी 0 है। इसका मतलब ये है कि एस की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अगर कोई वैल्यू चेंज हुई है तो वो आर की वैल्यू चेंज हुई है, जो कि पहले 0 थी और अभी 1 है। सो हम जो ट्रेवर्सिंग इनिशिएट करेंगे वो भी हम आर इनपुट से स्टार्ट करेंगे। नॉर गेट यूज हुए हैं। नॉर गेट्स का आपको पता है कि नॉर गेट की इनपुट्स पे अगर कोई एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट विल बी 0। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर गेट जो आर इनपुट वाले जो नॉर गेट है, उसकी इनपुट पहले 0 थी, अब चेंज होके 1 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो आउटपुट होगी दैट विल बिकम 0। सो क्यू आउटपुट 0 हो गई। नाउ 0 नॉर 0 it gives us 1. Q prime will be 1. So R1 as 0, तो ये कौन से स्टेट में चला गया? ये रीसेट स्टेट में चला गया। Q is 0 and Q prime is 1. अब अगर हम इसको दोबारा सेट स्टेट में लेके जाना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इसको नो चेंज स्टेट में लेके जाएं। ये रीसेट स्टेट में है, हम रीसेट स्टेट से डायरेक्ट सेट स्टेट में नहीं जा सकते। सबसे पहले हमें नो चेंज स्टेट से गुजरना होगा। सो नो चेंज स्टेट से गुजरने के लिए हमें R को 0 करना पड़ेगा। S ऑलरेडी 0 है, सो उसको चेंज नहीं करने की ज़रूरत, हमें R को 0 करना पड़ेगा। सो जब हम R पहले 1 था R, इसको चेंज करके R को 0 कर देते हैं। चेंज आई है R इनपुट पर, सो चेंज इनिशिएट भी R से ही होगी। नाउ अगर हम इस नॉर गेट को देखें, इस नॉर गेट की एक इनपुट पे 0 है और दूसरे इनपुट पे इसको 1 मिल रहा है। नॉर गेट का हमें पता है कि एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट विल बी 0। सो आउटपुट पहले भी 0 थी, आउटपुट अब भी 0 रहेगी। यही 0 जब S वाले नॉर गेट को मिलेगी तो 0 नॉर 0 इट विल गिव अस 1, जो कि पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। सो इट मीन्स कि हम नो चेंज स्टेट में आ गए। हमने S को 0 किया, R को भी 0 किया, लेकिन हमारी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हुई। वो पहले भी रीसेट थी, अभी भी रीसेट है। पहले भी Q की वैल्यू 0 थी, अभी भी Q की वैल्यू 0 है। पहले भी Q प्राइम की वैल्यू 1 थी और अब भी Q प्राइम की वैल्यू 1 है। हम नो चेंज स्टेट में आ गए। अब अगर हम चाहें तो हम अब इसको सेट स्टेट में लेके जा सकते हैं। सेट स्टेट में ले जाने के लिए हमें S की वैल्यू को 1 करना पड़ेगा। सेट स्टेट में जाने के लिए ज़रूरी है कि S की वैल्यू 1 हो और R की वैल्यू 0 हो। R की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, सो उसको चेंजने की नहीं ज़रूरत, हम सिर्फ S की वैल्यू चेंज करते हैं। S की वैल्यू पहले 0 थी, अब S की वैल्यू हम 1 कर देते हैं। नाउ चेंज आई है S इनपुट पर, सो हम जो चेंज इनिशिएट होगी वो भी S इनपुट से ही इनिशिएट होगी। तो अगर हम इस नॉर गेट को देखें, इसकी एक इनपुट पे 1 आ गया है। हमें पता है नॉर गेट की इनपुट पे अगर एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट विल बी 0। सो इसकी आउटपुट पहले 1 थी, अब इसकी आउटपुट हो जाएगी 0। यही 0 जब R इनपुट को मिलेगा तो इस नॉर गेट की दोनों इनपुट्स पे 0 है। 0 नॉर 0 इज 1, सो इसकी जो आउटपुट वैल्यू है वो 0 से चेंज होके 1 हो जाएगी। सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो लैच है वो अब सेट स्टेट में आ गया है। Q की वैल्यू 1 है और Q प्राइम की वैल्यू 0 है। अब अगर हम दोबारा इसको रीसेट करना चाहें तो हम अगेन डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम सेट स्टेट में आ गए हैं, सेट से हम डायरेक्ट रीसेट स्टेट में नहीं जा सकते। सबसे पहले हमें नो चेंज स्टेट से गुजरना होगा। नो चेंज स्टेट में लाने के लिए ज़रूरी है कि हम S की वैल्यू चेंज कर दें 1 से 0। नो चेंज तब होता है जब S भी 0 हो और R भी 0 हो। R इनपुट ऑलरेडी 0 है, सो हम उसको नहीं छेड़ते, हम सिर्फ S की वैल्यू चेंज करते हैं जो कि 1 है। इसको हम चेंज कर देते हैं 1 से 0। नाउ चेंज आई है S इनपुट पर, सो चेंज इनिशिएट होगी S इनपुट वाले नॉर गेट से।
ना इस नॉर गेट को अगर आप देखें तो इसकी एक इनपुट 0 है और दूसरी इनपुट इसकी है 1। सो नॉर गेट की एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट विल बी 0। आउटपुट पहले भी 0 थी और अभी भी 0 ही होगी। यही 0 जब ये दूसरे नॉर गेट को मिलेगा तो 0 नॉर 0 आउटपुट विल रिमेन 1। सो आप देखें नो चेंज स्टेट में जब S 0 हो और 0 हो तो लैच ने अपनी वैल्यूज चेंज नहीं की। पहले भी वो सेट स्टेट में था, अब भी वो सेट स्टेट में। पहले भी Q की वैल्यू 1 थी, अब भी Q की वैल्यू 1 है और Q प्राइम की वैल्यू पहले भी 0 थी, अब भी 0 है। इससे पहले जब हम नो चेंज स्टेट में गए थे तो हमारा लैच रीसेट स्टेट में रहा था और अभी जब हम नो चेंज स्टेट में गए हैं तो हमारा जो लैच है वो सेट स्टेट में रहा है। सो जब S और R की वैल्यू 0 0 हो तो वो अपने प्रीवियस स्टेट को कंटिन्यू रखता है। यहाँ पर आप देखें इस केस में जब S और R 0 0 था तो वो सेट स्टेट में रह गया था। Q की वैल्यू 1, Q प्राइम की वैल्यू 0, क्योंकि इससे पहले Q और Q प्राइम की वैल्यू भी यही थी, तो उसके बाद भी यही रही। यहाँ पर जब S और R 0 0 हुए हैं तो वो रीसेट स्टेट में रहा है। पहले भी Q की वैल्यू 0 थी और Q प्राइम की वैल्यू 1 थी और अब भी Q की वैल्यू 0 और Q प्राइम की वैल्यू 1 है। सो इसका मतलब ये है कि 0 0 जब इनपुट पे आए तो SR लैच या SR फ्लिप फ्लॉप अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करता बल्कि प्रीवियस वैल्यूज को ही रहने देता है। इट मीन्स कि ये नो चेंज स्टेट में जाएगा। जब S 0 हो और R 1 हो तो ये रीसेट स्टेट में जाएगा और जब S 1 R 0 हो तो ये सेट स्टेट में जाता होता है। 1 1 को देखते हैं। हमने कहा था कि S और R दोनों 1 1 नहीं होने चाहिए। देखते हैं कि क्या रीजन है कि जब S भी 1 हो और R भी 1 हो। नॉर गेट है, कोई एक इनपुट भी 1 हो तो आउटपुट विल बी 0। सो इट मीन्स कि यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। नाउ आप देखिए Q की वैल्यू 0 है, नॉर्मल आउटपुट भी 0 है और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट की वैल्यू भी 0 है, जो कि गलत है। हमें पता है Q और Q प्राइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर Q 0 हो तो Q प्राइम को 1 होना चाहिए, अगर Q 1 हो तो Q प्राइम को 0 होना चाहिए, जबकि इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। सो इसलिए कहा जाता है कि 1 1 की वैल्यू इनवैलिड वैल्यूज है। एज अ डिज़ाइनर आपकी हमेशा कोशिश होगी कि SR लैच या SR फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे 1 1 वैल्यूज कभी भी ना मिले। SR फ्लिप फ्लॉप हमने देखा था कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक का डिफरेंस है। अगर हम लैच के साथ क्लॉक लगा लेते हैं तो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। सिमिलरली अगर हम फ्लिप फ्लॉप से क्लॉक हटा दें तो वो फ्लिप फ्लॉप लैच बन जाएगा। सो अभी हमने SR लैच देखा था। SR लैच में हमने देखा था कि 2 इनपुट्स हैं उसके और 2 आउटपुट्स हैं, कोई क्लॉक उसके साथ नहीं थी। अगर हम इसके साथ क्लॉक लगा लेते हैं तो ये SR लैच SR फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। अगर हम SR फ्लिप फ्लॉप की ब्लॉक डायग्राम देखें तो वही 2 इनपुट्स है S और R और वही 2 आउटपुट्स है Q और Q प्राइम। सिर्फ एक एडिशनल चीज आ गई है क्लॉक, जिसकी वजह से ये SR फ्लिप फ्लॉप बन गई है। अगर हम इसकी लॉजिक डायग्राम देखें, ये वही डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिटेल से देखी थी SR लैच की। अब हम इसके साथ क्लॉक लगा लेते हैं तो ये लैच SR फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ये आप देखें यहाँ पर हमने क्लॉक कनेक्ट कर दिया जिसकी वजह से ये SR फ्लिप फ्लॉप बन गया। नाउ आप देखें क्लॉक अगर 0 है, क्लॉक जब भी 0 होगी यहाँ पर भी हमें 0 मिलेगा और यहाँ पर भी 0 होगा। और अभी हमने देखा था कि 0 0 पे क्या होता है, 0 0 में ये नो चेंज स्टेट में जाता है, मतलब अपनी स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं करता। जो प्रेजेंट स्टेट है वही हमारे पास नेक्स्ट स्टेट होती है। सो जब तक क्लॉक 0 है बेशक आप S और R की वैल्यूज चेंज करते रहे, ये आपको न्यू वैल्यू नहीं देगा। जितनी भी ड्यूरेशन के लिए क्लॉक 0 होगा, अगर आप ज़्यादा डिले लेके आना चाहते हैं तो आप क्लॉक की ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। जब तक क्लॉक 0 है इसकी न्यू वैल्यू नहीं आएगी, बेशक आप S और R की वैल्यूज चेंज करते रहे। हमें पता है एंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट इज 0। ये होगा पॉजिटिव एज के लिए।
मतलब जब भी क्लॉक 0 होगा तो ये अपनी स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। नेगेटिव एज के लिए अगर हम लेट सपोज चाहते हैं कि क्लॉक जब 1 हो तो वो काम ना करे और जब क्लॉक 0 हो तो वो नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इन्वर्टर लगाना पड़ता है क्लॉक के साथ। फिर जब भी हम क्लॉक की वैल्यू 1 देंगे वो इन्वर्टर उसको 0 करेगा और ये नो चेंज स्टेट में जाएगा। और पॉजिटिव एज के लिए जब क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो ये नो चेंज स्टेट में जाएगा, और जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी तो फिर डिपेंड करेगा एस और आर की वैल्यूज़ के ऊपर, और आगे की ट्रेवर्सिंग वैसी ही होगी जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी। तो सिंपली हमने एक क्लॉक लगा दिया इसके साथ एस आर लैच के साथ, तो ये एस आर लैच एस आर फ्लिप फ्लॉप बन गया। अगर हम एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखें, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ट्रुथ टेबल में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि ट्रुथ टेबल में जो हमारे पास जो आउटपुट कॉलम होता है वो आउटपुट्स का होता है, जो राइट मोस्ट कॉलम होता है वो आउटपुट्स का होता है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक टेबल में राइट मोस्ट कॉलम नेक्स्ट स्टेट का होता है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमें नेक्स्ट स्टेट के बारे में बताता है, जबकि ट्रुथ टेबल हमें आउटपुट के बारे में बताता है। सो अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखें एस आर की, इसमें हमारे पास दो इनपुट्स है फ्लिप फ्लॉप के एस और आर। एक प्रेजेंट स्टेट है Q एट ए टाइम t और नेक्स्ट स्टेट है Q एट अ टाइम ऑफ t+1। अगर टाइम t प्रेजेंट स्टेट है तो एट टाइम t+1 विल बी नेक्स्ट स्टेट, जो अगली स्टेट आनी है। हमने देखा था कि सिक्वेंशियल सर्किट्स में जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होती है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द एक्सटर्नल इनपुट्स एंड द प्रेजेंट स्टेट। सो एक्सटर्नल इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट ये दोनों मिलकर डिफाइन करते हैं कि नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या होगी। सो जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो भी इन दोनों के हिसाब से होंगे, एक्सटर्नल इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट। दो हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट्स है एस और आर, और एक हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है Q एट टाइम t। सो हमारे पास टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनती हैं इनकी, 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। सो हम इनकी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अगर S 0 हो और R 0 हो और प्रेजेंट स्टेट 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। हमें पता है कि जब S 0 हो और R 0 हो तो ये कौन सी स्टेट में जाता है, ये नो चेंज स्टेट में जाएगा। जब S 0 हो और R 0 हो तो ये नो चेंज स्टेट में जाएगा। नो चेंज स्टेट का मतलब ये है कि जो भी प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है वही वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट स्टेट में होगी। सो प्रेजेंट स्टेट इज 0, दैट्स व्हाई नेक्स्ट स्टेट इज आल्सो 0। सेकंड कॉम्बिनेशन को आप देखें 0 0 1, अगेन S और R दोनों 0 0 है। जब S 0 हो R 0 हो तो इट मीन्स कि नो चेंज स्टेट में जाएगा। नो चेंज स्टेट मीन कि जो भी प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है वही नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू भी होगी। प्रेजेंट स्टेट इज 1, सो नेक्स्ट स्टेट विल आल्सो बी 1। ओके 0 1 0, जब S 0 हो और R 1 हो तो ये हमें पता है कि ये रीसेट स्टेट में जाएगा। जब S 0 हो और R 1 हो तो ये रीसेट स्टेट में जाता है। हमें प्रेजेंट स्टेट देखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। अगेन जब S 0 होगा R 1 होगा तो ये रीसेट स्टेट में जाएगा, और जब S 1 हो R 0 हो तो ये सेट स्टेट में जाता है। S 1 R 0 सेट स्टेट में जाएगा, और जब S और R दोनों 1 1 हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो एम्बिगुअस होती है। सो हम डोंट केयर यूज कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल आ जाएगी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन की तरह होती है लेकिन नेक्स्ट स्टेट के लिए होती है। सो हम नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन फाइंड करेंगे फॉर Q ऑफ t+1। करनॉफ यूज करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल मैप यूज करके करनॉफ यूज करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आएगी Q ऑफ t+1 इज इक्वल टू S प्लस R प्राइम Q ऑफ t। ये हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, Q ऑफ t+1 इज इक्वल टू S प्लस R प्राइम Q ऑफ t। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, आगे इसको बार बार हम यूज करेंगे। एनालिसिस में और डिजाइन दोनों प्रोसेसेस में यूज होते हैं।
जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की एनालिसिस देखेंगे और जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की डिज़ाइन प्रोसेस देखेंगे। सो ये आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होती तो आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हो और कैरेक्टरिस्टिक टेबल से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हो। डी फ्लिप फ्लॉप को देख लेते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसकी सिर्फ एक इनपुट होती है डी, और दो आउटपुट्स होते हैं। जिस तरह बाकी लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स के यही दो आउटपुट्स होते हैं, नॉर्मल आउटपुट और कम्प्लीमेंटेड आउटपुट। चूंकि फ्लिप फ्लॉप है सो इस वजह से इसके साथ क्लॉक कनेक्टेड है। अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल देखें, एक इनपुट है डी, सो इसका मतलब यह है कि दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या तो डी की वैल्यू 0 होगी या डी की वैल्यू 1 होगी। सिंपल सा फ्लिप फ्लॉप है। जब डी 0 होता है तो ये रीसेट स्टेट में जाता है, और जब डी 1 होता है तो ये सेट स्टेट में जाता है। रीसेट स्टेट मीन्स कि नॉर्मल आउटपुट विल बी 0 एंड कम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज 1, एंड सेट स्टेट मीन्स कि नॉर्मल आउटपुट की वैल्यू 1 रहेगी और कम्प्लीमेंटेड आउटपुट की वैल्यू 0 रहेगी। सो जब डी 0 होगा तो ये रीसेट स्टेट में जाएगा, और जब डी 1 होगा तो ये सेट स्टेट में जाएगा। इसी कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द इनपुट्स एंड द प्रेजेंट स्टेट। एक इनपुट है डी, एक प्रेजेंट स्टेट है क्यू ऑफ टी। तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गई इनकी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब डी 0 होगा तो नेक्स्ट स्टेट इज 0, जब डी 0 है तो नेक्स्ट स्टेट इज 0, जब डी 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट इज 1, जब डी 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट इज 1। सो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास डी इनपुट की वैल्यू होगी वही हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होती है। देखें, जब डी 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, जब डी 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 है। सो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि Q ऑफ t प्लस 1 इज इक्वल टू डी। जो भी डी की वैल्यू होगी वही हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होगी। अगला फ्लिप फ्लॉप देख लेते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप के दो इनपुट्स है जे और के, और वही दो आउटपुट्स है क्यू और क्यू प्राइम। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप है तो इस वजह से क्लॉक भी कनेक्टेड है इसके साथ। इसका अगर ट्रुथ टेबल देखें हम, जे के दो इनपुट्स हैं तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है इनपुट्स की। जब जे और के दोनों जीरोस होंगे, 0 0 के केस में ये नो चेंज स्टेट में जाता है, जिस तरह एसआर लैच में था। नो चेंज स्टेट मीन्स कि जो भी हमारे पास प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है वही वैल्यू हमें नेक्स्ट स्टेट में भी मिलेगी। 0 1 के केस में ये रीसेट स्टेट में जाता है। जब जे 0 हो के 1 हो तो ये रीसेट स्टेट में जाएगा, और जब जे 1 के 0 हो तो ये सेट स्टेट में जा रहा होता है। यहाँ तक वैसा ही है जिस तरह हमने एसआर में देखा था। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर आ रहा है 1 1 के केस में। जब S1 R1 जब दोनों 1 1 थे तो इनवैलिड स्टेट बनती थी, जबकि यहाँ पर अगर J1 है और K1 है तो ये टॉगल स्टेट में जाएगा। टॉगल स्टेट का मतलब ये है कि जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है उसका कंप्लीमेंट हमारे पास नेक्स्ट स्टेट में मिलेगा। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1, और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। सो उनकी वैल्यूज टॉगल हो जाती है। सो जेके आपको याद होना चाहिए कि जेके 0 0 के केस में नो चेंज स्टेट में जाएगा, 0 1 के केस में रीसेट स्टेट में जाएगा, 1 0 के केस में सेट स्टेट में जाएगा, और जब जे और के की वैल्यूज 1 1 हो तो ये टॉगल स्टेट में जाता है। टॉगल स्टेट का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट स्टेट है उसका कंप्लीमेंट हमें नेक्स्ट स्टेट में मिलेगा। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1, और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। जेके फ्लिप फ्लॉप की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखें, अगेन नेक्स्ट स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ द इनपुट्स एंड द प्रेजेंट स्टेट। दो इनपुट्स है फ्लिप फ्लॉप की जे और के, एक प्रेजेंट स्टेट है क्यू ऑफ टी। सो हमारे पास टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती है इनकी। सो हम पहले इनकी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज फाइंड करते हैं। हमें पता है जब जे और के 0 0 होता है तो ये नो चेंज स्टेट में जाता है। जब जे की वैल्यू 0 हो और के की वैल्यू भी 0 हो तो ये नो चेंज स्टेट में जाएगा। नो चेंज स्टेट मीन्स कि जो भी प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है वही वैल्यू हमें नेक्स्ट स्टेट में भी मिलेगी। सिमिलरली सेकंड रो में हम देखें जे 0 के 0, अगेन ये नो चेंज स्टेट में जाएगा। जो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है वही नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होगी। प्रेजेंट स्टेट इज 1, सो नेक्स्ट स्टेट विल आल्सो बी 1। 0 1 के केस में रीसेट स्टेट में जाएगा।
जब J 0 हो K 1 हो तो ये रीसेट स्टेट में जाएगा। 1 0 के केस में ये सेट स्टेट में जाएगा। जब J 1 हो और K 0 हो तो ये सेट स्टेट में जाएगा। J 1 K 0 सेट स्टेट। 1 1 के केस में ये टॉगल स्टेट में जाता है। जब J की वैल्यू भी 1 हो और K की वैल्यू भी 1 हो तो ये टॉगल स्टेट में जाएगा। टॉगल स्टेट मीन कि जो भी हमारे पास प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है इसकी कंप्लीमेंटेड वैल्यू हमें नेक्स्ट स्टेट में मिलेगी। इस केस में यहाँ पर आप देखें प्रेजेंट स्टेट इज 0, सो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1। सिमिलरली यहाँ पर अगेन J is 1 K is 1, अगेन ये टॉगल स्टेट में जाएगा। प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो इट मीन्स कि नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू विल बी 0। तो ये हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल आ जाएगा। इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हम नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। Q of t plus 1 के लिए करनाफ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल मैप यूज करना पड़ेगा, JK और प्रेजेंट स्टेट। सो आपको नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू मिलेगी Q of t plus 1 is equal to J into Q prime t plus K prime QT। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है JK फ्लिप फ्लॉप की। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होती तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे फाइंड करते हो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। Q of t plus 1 is equal to J into Q prime plus K prime Q। अगले फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं, which is called as T फ्लिप फ्लॉप। जिस तरह D फ्लिप फ्लॉप था, T फ्लिप फ्लॉप की भी सिर्फ एक ही इनपुट होती है, which is T। दो आउटपुट्स है Q और Q प्राइम। क्लॉक कनेक्टेड है क्योंकि फ्लिप फ्लॉप है, जबकि एक ही फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है T। अगर हम इसका टेबल देखें, ट्रुथ टेबल देखें, अगर जब T की वैल्यू 0 होती है तो ये नो चेंज स्टेट में जाता है। जब T की वैल्यू 0 हो तो ये नो चेंज स्टेट में जाएगा। मतलब जो भी प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है वही हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होगी। और जब T 1 हो तो ये टॉगल स्टेट में जाएगा। मतलब जो भी हमारे पास प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू है उसका कंप्लीमेंट हमें नेक्स्ट स्टेट में मिलेगा। D फ्लिप फ्लॉप में आपको याद होगा कि जब D 0 था तो वो रीसेट स्टेट में जाता था, और जब D 1 था तो वो सेट स्टेट में जाता था। T फ्लिप फ्लॉप जब T 0 होगा तो ये नो चेंज स्टेट में जाएगा, और जब T 1 होगा तो ये टॉगल स्टेट में जाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लेते हैं। एक इनपुट है T, एक प्रेजेंट स्टेट है, तो हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ना हमें पता है जब T की वैल्यू 0 होती है तो ये नो चेंज स्टेट में जाता है। T 0 नो चेंज स्टेट में जाएगा, प्रेजेंट स्टेट इज 0, सो नेक्स्ट स्टेट विल आल्सो बी 0। अगेन T 0 नो चेंज स्टेट में जाएगा, प्रेजेंट स्टेट इज 1, सो नेक्स्ट स्टेट विल आल्सो बी 1। हमें पता है जब T की वैल्यू 1 होती है तो ये टॉगल स्टेट में जाएगा। T is 1 here, present state is 0, so next state will be 1, टॉगल होके 1 हो जाएगा। Again T is 1, जब T 1 होता है तो टॉगल स्टेट में जाएगा, present state is 1, so next state will be 0। So ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल आ जाएगा फॉर T फ्लिप फ्लॉप। इससे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। अगर आप टेबल को देख के भी बता सकते हो कि ये ऐसा ही टेबल है जिस तरह एक्सक्लूसिव OR का टेबल होता है। सो हम कह सकते हैं कि Q of t plus 1 is equal to T exclusive OR Q of t। This is the characteristic equation for T flip flop। Q of t plus 1 is equal to T exclusive OR Q of t। आप लेक्चर्स देख लें, पढ़ लें इसको। अगर आपको कहीं पे मुश्किल लग रही है, कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, काइंडली उनको नोट डाउन कर लें, फिर इंटरेक्टिव सेशन में उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।